हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के जो फिफ्थ यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड। हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट क्या होती है, उसके बाद आती है फिफ्थ यूनिट आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड, जिसको कि विद्युत रासायनिक सेकेंड के नाम से जाना जाता है। तो सेल क्या होता है, इसे फर्स्ट टॉपिक आता है सेल क्या होता है। तो सेल वह युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, सेल कहलाती है। सेल होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है विद्युत अपघटनी सेल होता है, यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, अर्थात इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या विद्युत रासायनिक सेल के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं उसके मुख्य उदाहरण होता है डैनियल सेल। कौन से उदाहरण होते हैं? डैनियल सेल और शुष्क सेल। जो डैनियल सेल होता है इसका मुख्य कार्य होता है जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना, अर्थात जो डैनियल सेल होता है वह विद्युत रासायनिक सेल की कैटेगरी में आता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं उसका टाइप है डैनियल सेल। तो डैनियल सेल क्या होता है? डैनियल सेल का मुख्य कार्य होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। तो जो डैनियल सेल होता है इसमें ZnSO4 के विलयन में ZnSO4 का जो सॉल्यूशन होता है, ZnSO4 के सॉल्यूशन में Zn छड़ को जो कि एनोड की तरह Zn इलेक्ट्रोड को दबाया जाता है, और कापर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है उसमें कापर के इलेक्ट्रोड को दबाया जाता है। कापर का इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह कार्य करता है, और एनोड का इलेक्ट्रोड Zn का जो इलेक्ट्रोड होता है वो एनोड की तरह कार्य करता है। इन दोनों सॉल्यूशनों को ZnSO4 का सॉल्यूशन और CuSO4 के सॉल्यूशनों को दोनों को साल्ट ब्रिज के द्वारा जोड़ा जाता है, जो कि दोनों की सांद्रता का उसको विनिमय को बनाए रखता है, अर्थात दोनों की सांद्रता को समान बनाए रखने का कार्य करता है। इसे लवण सेतु भी कहा जाता है, जो कि दोनों की सांद्रता को समान बनाए रखने का कार्य करता है। जो डैनियल सेल होता है, इसे वोल्टमीटर के द्वारा डैनियल सेल में जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो होता है Zn एनोड और एक होता है कॉपर का जो इलेक्ट्रोड होता है, उन दोनों को वोल्टमीटर के द्वारा जोड़ दिया जाता है। जब हम ZnSO4 के सॉल्यूशन में Zn इलेक्ट्रोड को दबाते हैं तो उस समय Zn अपने आयन विलयन में विमुक्त कर देता है। इसी प्रकार कापर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है उसमें कापर के इलेक्ट्रोड को दबाया जाता है, तो कापर भी अपने दो इलेक्ट्रोड विलयन में मुक्त कर देता है। लेकिन जो Zn होता है वो कापर की अपेक्षा अधिक सक्रिय होता है, जिसके कारण जो Zn से इलेक्ट्रॉन कापर की ओर चले जाते हैं, जिसके कारण अर्ध सेल रिएक्शन संपन्न होती है। वो संपन्न होती है। तो Zn अपने दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn+2 बना लेता है। इसी प्रकार जो कापर होता है Cr+2 अपने दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार कैल्विनिक जो डैनियल सेल होता है उसमें दो अर्ध अभिक्रियाएं संपन्न होती है। Zn पर जो दो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रक्रिया होती है इसे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। और कापर जब दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इस अभिक्रिया को कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो इस प्रकार से कोई भी सेल होता है उसमें दो प्रकार की
अर्धसेल अभिक्रिया संपन्न होती है। एक होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, एक होती है अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाता है, त्याग किया जाता है। अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है। तो इस प्रकार से डैनियल सेल में दो अर्धसेल अभिक्रिया संपन्न होती है, जिसके कारण जो टोटल सेल रिएक्शन आती है, जिसके कारण जो टोटल सेल रिएक्शन होती है वो क्या होती है अपनी, Zn प्लस Cu प्लस 2, Zn तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Zn प्लस 2 में, Cu किस में बन जाता है, Cu प्लस 2 किस में कन्वर्ट होता है, Cu में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या होती है, टोटल सेल रिएक्शन। तो ये क्या होती है, डैनियल सेल की क्रियाविधि कि डैनियल सेल किस प्रकार से रिएक्शन करता है। तो एक बार दोबारा सुनो, क्या होता है डैनियल सेल। डैनियल सेल होता है जो कौन सा होता है, विद्युत रासायनिक सेल होता है, अर्थात रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। इसमें सर्वप्रथम हम ZnSO4 का जो सॉल्यूशन होता है उसमें Zn के इलेक्ट्रोड को डुबाते हैं, CuSO4 के सॉल्यूशन में Cu के इलेक्ट्रोड को डुबाते हैं। इन दोनों सॉल्यूशन को सहायक ब्रिज के द्वारा जोड़ दिया जाता है तथा धात्विक तार की सहायता से वोल्ट मीटर के द्वारा जोड़ दिया जाता है, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों को क्या होता है, प्रवाह होता है। जो ZnSO4 का जो सॉल्यूशन होता है इसमें जो Zn का जो एनोड होता है, वो जो एनोड होता है उसमें क्या होता है, अपने दो इलेक्ट्रॉनों को विमुक्त करता है। इसी प्रकार कॉपर जो इलेक्ट्रोड होता है वो भी अपने दो इलेक्ट्रोडों को विमुक्त करता है। लेकिन Zn की अभिक्रिया अधिक होती है, Zn की अभिक्रियाशीलता कॉपर की अपेक्षा अधिक होती है, जिसके कारण Zn के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कॉपर की ओर मूव कर जाते हैं और ऑर्बिटल रिएक्शन अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। जैसे Zn अपने दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn प्लस 2 का निर्माण कर लेता है, जो कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। इसी प्रकार कॉपर प्लस 2 दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu का निर्माण कर लेता है, जो कि अपचयन अभिक्रिया होती है। ये दोनों अर्धसेल अभिक्रियाएं होती हैं। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो टोटल सेल रिएक्शन आती है, जो कि Zn प्लस Cu प्लस 2 होती है। इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, Zn प्लस 2 प्लस Cu। इस प्रकार से डैनियल सेल की रासायनिक क्रियाविधि संपन्न होती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना क्या आता है नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोड पर विभव उत्पत्ति के सिद्धांत कि किस कारण से इलेक्ट्रोड पर विभव की उत्पत्ति होती है। इलेक्ट्रोड पर विभव उत्पत्ति के सिद्धांत तो फर्स्ट सिद्धांत आता है नैनसाइड, फर्स्ट आता है नैनसाइड का विलियम दाब सिद्धांत। कौन सा आता है, नैनसाइड का विलियम दाब सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो धातु होती है अपने जो विलयन होता है, धातु अपने विलयन में इलेक्ट्रॉनों का क्या करती है, त्याग करके धनायन बनाती है। जो धातु होती है वो अपने उसी विलयन में इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके क्या बनाती है, धनायन बनाती है। लेकिन जो धनायन होता है वह धातुओं के जल में घुलने की प्रवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है कि धातु जल में किस प्रकार से घुलती है। तो इस प्रकार से ये जो धातु आयन होता है, धातु होती है, ये एक साम्य स्थापित कर लेती है। क्या कर लेती है, एक साम्य स्थापित कर लेती है। धातु तथा धातु आयन के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाता है। इस प्रकार
प्रकार से धातु तथा धातु आयन के मध्य क्या हो जाता है, एक साम्य स्थापित हो जाता है। यदि धातु को उसके आयन में डुबाया जाता है, धातु को हम उसी के आयन में डुबा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों पर जो विभव उत्पन्न होता है वह उसके पराश्रयण दाब पाई पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, पराश्रयण दाब पाई पर निर्भर करता है। तो क्या होता है, नेस्टन का विलियम दाब सिद्धांत, जब किसी धातु को उसी के धातु विलयन में डुबाया जाता है तो वह धातु अपने विलयन में इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देती है, त्याग कर देती है। तो त्याग करने पर उनके मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। जैसे कोई धातु है में तो वह अपने इलेक्ट्रॉन त्याग करके धातु तथा धातु आयन के मध्य साम्य स्थापित कर लेती है, जिसके कारण दो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाते हैं और उसमें साम्य स्थापित हो जाता है। यह जो विलियम दाब सिद्धांत होता है, पराश्रयण दाब, यह पराश्रयण दाब तथा जो P होता है, द विलियम का दाब होता है, इन दोनों पर निर्भर करता है। पराश्रयण दाब पाई में विलयन पर निर्भर करता है कि पाई का मान किस में अधिक है और विलयन का दाब किस में अधिक है। तो इस प्रकार से नेल्सन के विलयन दाब सिद्धांत के अनुसार हम उस जो आयन होता है, धातु होता है, उसकी प्रकृति का निर्धारण कर सकते हैं कि कौन सा विलयन एनोड होगा, कौन सा विलयन एनोड की तरह कार्य करेगा और कौन सा विलयन धनावेशित कैथोड की तरह कार्य करेगा। तो ये होता है अपना नेल्सन का विलयन दाब सिद्धांत। इसके बाद आती है आधुनिक विधि। सेकंड मेथड क्या आता है, इलेक्ट्रोड पर विभव उत्पत्ति के सिद्धांत में सेकंड मेथड आता है अपना आधुनिक विधि। आधुनिक विधि, इस सिद्धांत में धातु विलयन, इस सिद्धांत में जो धातु विलयन होता है वो अंतरा पृष्ठ पर द्वि परत का क्या करता है, निर्माण करता है। तो आधुनिक विधि में मेन याद करने वाली क्या होती है, जो धातु विलयन होता है वो अंतर पृष्ठ पर द्विस्तरीय विद्युत परत का निर्माण करता है, जो कि दो विपरीत प्रक्रमों की आपेक्षिक गति का क्या होती है, परिणाम होती है। तो आधुनिक विधि में क्या होता है, जो धातु विलयन होता है वह अंतर पृष्ठ पर द्विपरत का निर्माण करती है, जो कि विलयनों की आपेक्षिक गति का क्या करती है, निर्धारण करती है। जब किसी धातु आयन को उसी के विलयन में डुबाया जाता है तो इस विक्रम में जो धातु आयन का इलेक्ट्रोड पर निक्षेपण होता है वो क्या होता है, एक विक्रम होता है। क्या होता है, एक विक्रम होता है। जब किसी धातु आयन को उसी के विलयन में डुबाया जाता है तो वह इलेक्ट्रोड पर किस प्रकार से निक्षेपित होता है, वो क्या होता है, पूरा विक्रम होता है। यदि पहले विक्रम का वेग क्या होता है, पहले विक्रम का वेग यदि अधिक होता है, अर्थात तो धातु कैसी होती है, ऋण इलेक्ट्रोड होती है। यदि दूसरे विक्रम का वेग, यदि पहले विक्रम का वेग अपना अधिक है तो धातु कैसी होगी, ऋण इलेक्ट्रोड होगी। यदि विक्रम का वेग कैसा होता है, कम होता है, तो धातु कैसी होती है, धन इलेक्ट्रोड होती है। तो इस प्रकार से कैसी होती है अपनी धातु, धन इलेक्ट्रोड होती है। तो इस प्रकार से आधुनिक विधि के द्वारा हम इलेक्ट्रोड पर विभव उत्पत्ति को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस विधि में क्या करते हैं,
पहले जो धातु विलयन होता है उसे अंतर पृष्ठ पर द्विस्तरीय विद्युत परत का निर्माण होता है, जिसके कारण उसकी आपेक्षिक गति का निर्धारण किया जाता है। यदि जिससे कि क्या होता है, प्रक्रम का निर्माण होता है। यदि पहले प्रक्रम का वेग अधिक होता है, यदि अधिक होता है तो ऋण इलेक्ट्रोड का निर्माण होता है, और यदि प्रक्रम का वेग कम होता है तो धन इलेक्ट्रोड का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम आधुनिक विधि के द्वारा इलेक्ट्रोड पर विभव उत्पत्ति ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना विद्युत वाहक बल। नेक्स्ट कौन सा अपना आता है, विद्युत वाहक बल। जिसे कि कैपिटल ई के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है? किसी गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल वह बल होता है जो कि दो इलेक्ट्रोडों के विद्युत वाहक बल के अंतर के बराबर होता है। तो क्या होता है विद्युत वाहक बल? किसी गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वह उन दोनों इलेक्ट्रोडों के विद्युत वाहक बल के अंतर के बराबर होता है। इस प्रकार से जो इलेक्ट्रोड होता है वह निम्न विभव वाले क्षेत्र से इलेक्ट्रोडों का जो गमन होता है वो किस प्रकार से होता है, जो विद्युत वाहक बल का जो गमन होता है वो उच्च विभव वाले विद्युत वाहक बल होता है उसका गमन कैसा होता है। विद्युत वाहक बल क्या होता है, किसी डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल में दो इलेक्ट्रोड होता है, उनके विद्युत वाहक बल का अंतर होता है, वो क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। जो विद्युत वाहक बल का गमन होता है वो उच्च विभव वाले क्षेत्र से निम्न विभव वाले क्षेत्र की ओर होता है, अर्थात जिस इलेक्ट्रोड का विद्युत विभव अधिक होता है वहां से वह विद्युत वाहक बल कम इलेक्ट्रोड वाले विद्युत क्षेत्र या विद्युत विभव वाले क्षेत्र की ओर गमन कर जाता है। तो हम जानते हैं कि इसकी जो विद्युत वाहक बल होता है, वो किसके बराबर होता है, W/Q। W क्या है यहाँ पे, कार्य, और Q क्या है यहाँ पे, आवेश। यदि जब हम इसको एक इकाई के रूप में परिभाषित करें, अर्थात W का मान क्या कर दे, 1 कर दे, और Q का मान भी क्या कर दे, 1 कर दे, तो जो उसका विद्युत वाहक बल होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रोड पर विभव को ज्ञात कर सकते हैं। तो जो विद्युत वाहक बल होता है उसका गमन उच्च विभव वाले क्षेत्र से निम्न विभव वाले क्षेत्र की ओर होता है, अर्थात जो विभव होता है उसका गमन जो जिस इलेक्ट्रोड का विभव अधिक होता है उससे निम्न इलेक्ट्रोड के विभव वाले क्षेत्र की ओर होता है। तो E बराबर क्या होता है, विद्युत वाहक E बराबर W/Q होता है, जहाँ पर W क्या होता है, कार्य होता है जिसका मान 1 जूल होता है, और आवेश होता है उसका मान क्या होता है, 1 कूलाम होता है। यदि इन दोनों का मान 1-1 कर दिया जाए या एक इकाई के संदर्भ में इसको परिभाषित किया जाए तो E का मान या विद्युत वाहक बल का मान 1 वोल्ट के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रोड पर विभव उत्पत्ति को ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है संकेत पद्धतियां। नेक्स्ट क्या आता है, संकेत पद्धतियां। संकेत पद्धतियां या आरेख निरूपण। आरेख का निरूपण किस प्रकार से हम आरेख का निरूपण करते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी सेल की जो रिएक्शन लिखते हैं उसको कैसे लिखते हैं, Zn/Zn+2
इसकी सांद्रता जैसे एम है, इनके मध्य दोनों सेलों के मध्य कैसे लिखते हैं, समांतर रेखा लगा देते हैं। उसके बाद Cu+2 इसकी सांद्रता लिखते हैं 1m और फिर उसकी क्या लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी जो सेल रिएक्शन होती है उसको इस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं। पहले तो क्या आता है, उस धातु की प्रकृति और फिर उस धातु के आयन की प्रकृति, उसके पास उस जो धातु आयन होता है उसकी सांद्रता लिख देते हैं। इन दोनों के मध्य सेल रिएक्शनों को समांतर रेखाओं के द्वारा जोड़ा जाता है। उसके बाद जो रिएक्शन संपन्न होती है कैथोड पर जो रिएक्शन संपन्न होती है, ये तो कौन सी होती है, एनोड रिएक्शन जो कि बाई ओर लिखी जाती है, और ये होती है कैथोड रिएक्शन। ये कौन सी होती है, कैथोड रिएक्शन। तो जो सेल रिएक्शन होती है उसमें कैथोड रिएक्शन में पहले आयनिक धातु की आयनिक प्रकृति को लिखा जाता है। उसके बाद एक लाइन खींच के जो धातु की प्रकृति होती है उसको लिखा जाता है। धातु की जो आयनिक प्रकृति होती है, चाहे एनोड हो या कैथोड, धातु की आयनिक प्रकृति के पास उस धातु विलयन की सांद्रता को लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी जो आरेख होता है, सेल आरेख होता है, सेल आरेख को इस प्रकार से लिखते हैं। पहले एनोड पर संपन्न होने वाली रिएक्शन, एनोड का जो आयन होता है उसके बाद एक लाइन खींच के उसके बाद जो उसका धातु आयन बनता है उसकी सांद्रता, समांतर लाइन जोड़ के दोनों सेलों को जोड़ देते हैं। उसके बाद जो कैथोड पर रिएक्शन संपन्न होती है Cu+2 जिसकी सांद्रता 1 मोलर है, जैसे उसको जोड़ देते हैं। उसके बाद उसकी जो मूल प्रवृत्ति होती है धातु उसको लिख देते हैं। इस प्रकार से किसी भी सेल रिएक्शन को लिखा जाता है। तो आज हम छात्रों यहीं तक पढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है गिब्स मुक्त ऊर्जा, उसको अगले वीडियो में देखते हैं।